तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 8 गणित अध्याय 3 जो कि है चतुर्भुजों को समझना। तो आज मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रो। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास समतल। इसमें हम कुछ परिभाषाएं समझेंगे कि क्या क्या होता है। समतल क्या होता है, जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, एक समतल है। तो इसी तरह से अगर फर्श है वो भी क्या है, समतल। तो समतल आप समझ गए क्या होता है। उसके बाद आता है हमारे पास बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, जो केवल रेखा खंडों से बना हो। किससे बना हो, रेखा खंडों से। और रेखाखंड भी कैसे, सरल रेखाखंड। बहुभुज क्या होता है, वो आकृति जो रेखाखंडों से बनी हो और जो क्या हो, बंद वक्र। दो बातें होनी चाहिए इसमें, क्या, एक तो रेखाखंड से मिलकर बना होना चाहिए और दूसरा बंद वक्र। जैसे हमारे पास ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेखाखंड से बना हुआ है और बंद वक्र है। क्या हमारे पास ये एक बहुभुज है, तो आप कहोगे नहीं, ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी क्या है, रेखाखंड नहीं है। अगर बात करें इसकी, तो क्या ये हमारे पास बहुभुज है, तो आंसर क्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो केवल रेखाखंडों से मिलकर बना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये केवल रेखाखंडों से नहीं है, ये क्या है, एक वक्र, ये दी हुई है हमें कर्व, आर्क दी हुई है, इसलिए ये क्या है, बहुभुज नहीं है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा बहुभुज क्या होगा। अब देखते हैं कुछ बहुभुजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे करेंगे, अगर भुजाओं की या फिर शीर्ष की संख्या, जो ये क्या है, ये एक भुजा कह सकते हैं हम इसको, या फिर शीर्ष कह सकते हैं। तो भुजाओं की संख्या के हिसाब से हम क्या है, बहुभुजों को देखेंगे। तो अगर भुजाएं 3 है तो क्या होगा, त्रिभुज। 4 है तो चतुर्भुज। 5 है तो हमारे पास क्या होगा, पंचभुज। 6 षटभुज। 7 सप्तभुज। 8 अष्टभुज। 9 नवभुज और 10 यानी कि 10 भुज। तो इस तरह से क्या चलते रहेंगे। 3 को क्या कहेंगे, त्रिभुज। 4 को चतुर्भुज। 5 को पंचभुज। 6 को षटभुज। 7 को सप्त। 8 को अष्ट। तो इस तरह से हम क्या इनको नाम दे सकते हैं, यानी कि वर्गीकरण कर सकते हैं इनका। उसके बाद आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है कि जो दो शीर्षों को मिलाने से, यानी कि ये क्या है, शीर्ष, और ये और ये शीर्ष क्या है, आसन, यानी कि एक साथ। तो दो अलग अलग शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विकर्ण। यानी कि एक शीर्ष ये, तो इसको और इसको छोड़कर तो हम किसको मिलाएंगे, इसको दूसरे, यानी कि इसको। तो जो ये रेखाखंड बने, मान लीजिए ये ए बी सी डी, तो जो ये ए सी है हमारे पास, ये क्या है, ये है विकर्ण। क्या हमारे पास, विकर्ण। इसी तरह से हम किस में बना सकते हैं, पंचभुज में भी। 1 2 3 4 और 5, पंचभुज में भी क्या हम विकर्ण बना सकते हैं। देखो इसके लिए क्या होगा, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, यानी कि यहां से ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। इसी तरह से इन पॉइंटों से क्या हम विकर्ण बना सकते हैं। यानी कि जो लगातार जो शीर्ष है उनको नहीं मिलाना, लगातार से अलग वाले को मिलाना है, तो क्या बनेगा हमारे पास, विकर्ण। अब हमारे पास क्या आता है, एक फॉर्मूला आता है विकर्ण के नंबर फाइंड करने का, यानी कि कितने होंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला, n-3/2। ये फॉर्मूला क्या है, आपको याद रखना है। n क्या होगा, भुजाओं की संख्या। अब त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, 0। कैसे, 3 में से 3 गया 0। अगर यहाँ चतुर्भुज की बात करें तो 4 में से 3 गया 1, गुना में 4/2 यानी कि 2। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी आएगी, जिसमें 4 भुजाएं है तो विकर्ण कितने आएंगे, 2। अगर 5 आएगा तो 5 में से 3 गया 2/2 1, यानी कि 5। इसी तरह से अगर 6 के लिए बात करें
तो यहाँ पे रखेंगे 6 में से 3 गया 3 इंटू 6 18/2 9। तो 6 के लिए कितने होंगे विकर्ण 9। तो आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए याद, विकर्णों की संख्या होगी n ब्रैकेट n-3/2। उसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तल और अवतल बहुभुज। क्या था हमारे पास उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होगा कि जिसमें जो सभी एंगल है वो क्या हो 180 से कम होने चाहिए, तो वो क्या होगा उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज जिसमें एक भी एंगल क्या हो, कोई सा एक एंगल या एक से ज्यादा एंगल क्या हो सकते हैं 180 से ज्यादा। जैसे आकृति बना के दिखाता हूं आपको, देखो ये हमारे पास एक बहुभुज, तो जो ये अंदर वाले एंगल देखने में तो ये एंगल क्या होगा 180 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो सरल रेखा है उसमें जो एंगल है वो कितना होता है 180, ये तो आपको पता होगा। लेकिन ये सरल रेखा से भी क्या है ज्यादा बेंट हुई है, तो इसीलिए ये क्या होगा 180 से ज्यादा। तो ये क्या आ गया हमारे पास अवतल बहुभुज। और अगर उत्तल की बात करें तो ये क्या बन सकता है हमारे पास एक उत्तल बहुभुज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास सम तथा विषम बहुभुज यानी कि रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। तो आता है हमारे पास सम बहुभुज। इसमें दो बातें होती है, एक तो क्या होगा समान भुजाएं और एक होगा सम कोण, यानी कि जो कोण है वो क्या होगा बराबर होंगे और जो भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है वो भी क्या होगी बराबर होगी। तो वो क्या होंगे हमारे पास सम बहुभुज। और इसी तरह से विषम बहुभुज क्या होंगे जिसमें जो समान कोण और समान भुजाएं ना हो वो क्या होंगे विषम बहुभुज। और लास्ट आता है हमारे पास कोण योग गुणधर्म। क्या आता है कोण योग गुणधर्म। ये क्या है बेसिकली कि जो त्रिभुज है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यही क्या हमारे पास कोण योग गुणधर्म। और एक लास्ट आइडेंटिटी रह गई हमारे पास कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा हमारे पास, ये होगा n-2 इंटू 180। क्या होगा हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। अब अगर n आप त्रिभुज ले 3 ले तो 3 में से 2 गया 1 इंटू 180, यानी कि जो आंतरिक कोण है उनका योग कितना होगा 180। चतुर्भुज ले तो 4 में से 2 गया 2 गुना 180 360, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आंतरिक चारों कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो हमने सबसे पहले देखा बहुभुज क्या होता है जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बना हो और बंद वक्र हो। ऐसे तो ये भी बन सकता है लेकिन ये बंद नहीं है तो इसीलिए ये क्या है बहुभुज नहीं है। उसके बाद आया हमारे पास विकर्ण। विकर्ण कैसे फाइंड करते हैं n-3/2। उसके बाद आया सम बहुभुज जिसमें भुजाएं क्या हो समान हो और कोण भी क्या हो समान हो। और आखिर में आया हमारे पास कोण योग गुणधर्म, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसी से हमने एक आइडेंटिटी बनाई क्या कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा n-2 इंटू 180। तो बेसिकली आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए।